मरहबन अल-अज़ीज़। अगेन हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। हम पर्टिकुलरली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो जहाँ पे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू। ये एक्चुअली क्या फंक्शन करता है? एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन करता है, जो कि आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि एक स्टिफनेस सेल को एक क्या बोलते हैं मैकेनिकली, यानी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है मैकेनिकली कि ये सेल कैसे फॉर्म, सेल को लाइक शेप नहीं बोलेंगे उसको, मैकेनिकल प्रोवाइड्स मीन्स लाइक एक हेल्प मिल जाती है सेल को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डिफेंस अगर किसी इन्फेक्शन ने आपको अफेक्ट किया तो आपको मैकेनिकली हेल्प करेगा उस चीज़ से फाइट करने के लिए। उसको मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये मटेरियल एक्सचेंज करने में भी बहुत हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि इसमें प्लाज्मोडेस्माटा फाउंड ये होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जाके प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म होते हैं, जिसको हम डेस्मोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ये याद रखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। वापस से बोलती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो उसको हम डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू टुगेदर और फ्रॉम endoplasmic reticulum passes through the plasmodesmata, then it is desmotubules। और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है यूकैरियोटिक सेल में। जैसे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस जो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म इन दिस साइटोसोल। यानी कि ये साइटोप्लाज्म में इनकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, इनकी जो पार्टी हो रही है, इनकी जो पार्टी हो रही है, इनकी जो बॉडी हो रही है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में हो रही है। नेक्स्ट आते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स एंड स्टेरॉइड्स। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। यानी कि जो मैंने बोला था, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो प्रोडक्शन करता है, सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कोलेस्ट्रॉल होता है एंड स्टेरॉइड्स होता है। फिर सेल का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। अगर इस सेल में कोई गंदगी, यानी कि एक बॉडी में कोई गंदगी पैदा हो, तो पर्टिकुलर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। लाइक किडनी डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, तो ये ऑर्गन्स होते हैं जो डिटॉक्सिफाई करता है। उसी तरह सेल के अंदर जैसे वो ऑर्गन है, एक लिविंग बीइंग के अंदर वो एक ऑर्गन्स हैं, बट वही एक सेल के अंदर आपको क्या डिटॉक्सिफाई करेगा। पर्टिकुलरली नंबर 1 डिटॉक्सिफाइंग एजेंट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड लिपिड सिंथेसिस तो आपको पता था, एंड स्टोरेज भी वही करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर फॉर्मेशन, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत सारे माइक्रो बॉडीज़ को फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम, और ये एम्स में नीट में दोनों में पूछ चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्मेशन करता है, किस माइक्रो बॉडीज़ को फॉर्मेशन करता है। सो दैट इज़ पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम्स एंड स्पेरोसोम्स, विच इज़ पेरोक्सिसोम, second glycosome, and third is sperosome। ओके, ये तीन चीज़ों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। ये नीट में भी बहुत बार पूछ चुका है एक्चुअल में, एंड एम्स में भी पूछ चुके हैं इस बारे में, तो प्लीज़ ध्यान देना ये क्या क्या फॉर्मेशन करता है। पेरोक्सिसोम, वन सेकेंड रिपीट करो, पेरोक्सिसोम, एंड कमेंट करो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फॉर्मेशन करता है। नंबर 1 इज़ पेरोक्सिसोम, सेकेंड इज़ ग्लाइकोसोम, थर्ड इज़ पेरोक्सोसोम। ओके, फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है।
और जो पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस होती है, वो टेलोफेज के एंड स्टेज पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही फॉर्म करता है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्रांजिशनल वेसाइकल को रिलीज करता है जो सेल ऑर्गेनेल को फॉर्म करने में, गोल्गी बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोजोम्स, विच इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड बाय होमोजिनेशंस, यानी कि वो एक माइक्रोजोम एक फ्रैगमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो एक होमोजिनेशन करने पे बनता है। नेक्स्ट, सेवरल फ्रैगमेंट्स आते हैं जो कि माइक्रोजोम को फर्स्ट डिस्कवर किया था। और हाँ, एक और बात, माइक्रोजोम आपको लिविंग सेल्स में नहीं मिलेंगे एक्चुअल में, ये माइक्रोजोम्स आपको नॉन लिविंग सेल में ही मिलेंगे, और इसको भी डिस्कवर क्लॉडे ने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था। नेक्स्ट हम आते हैं अब एनसीईआरटी पे लौट के नेक्स्ट जिसकी बारी है वो है हमारा गोल्गी बॉडी। सो गोल्गी बॉडी, एज यू नो, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था इन 1898, और इन्होंने फर्स्ट डेंसली स्टेन करके रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड एक स्ट्रक्चर को फाइंड किया था जो कि एक रेटिकुलर था। और तब उन्होंने, क्योंकि इस चीज़ को कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, तो उसका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडी। ओके, फिर वो एक फ्लैट डिस्क शेप एंड सैक सिस्टम है, और ये 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर था इसका। ये पैरेलल थे, स्टैक, यानी कि देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, स्टैक एक दूसरे के कैसे पैरेलल है, पैरेलल टाइप में दिख रहे हैं। फिर सिस्टर भी बोला जाता है, जो कि कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, गोल्गी सिस्टर ने आर कॉन्सेंट्रेटेड अरेंज, यहीं पे वही भी बोला गया है। न्यूक्लियस की डिस्टेंट कन्वेक्स होता है, सिस होता है, फॉर्मिंग फेसेस एंड कॉन्केव ट्रांस आर मैच्योरिंग फेसेस। द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट, यानी कि एक सिस फेस होगा तो एक ट्रांस, एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा। ओके, यानी ये सिस फेस है तो ये ट्रांस फेस होगा, या फिर ये ट्रांस फेस है तो ये सिस फेस होगा, तो ये डेडली ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये डेडली ऑपोजिट होंगे। ओके, फिर गोल्गी ऑपरेटर्स की जो प्रिंसिपल है, परफॉर्म फंक्शन क्या करते हैं, तो ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। इंट्रासेल्युलर के टारगेटेड सेक्रेटेड होते हैं ना, तो उसमें ये हेल्प करते हैं कि ये पर्टिकुलर मटेरियल्स को पैकेज करके भेज सकते हैं। ओके, ये ज़्यादातर आपको इसके डेप्थ में थोड़ा जाके देखते हैं हम, तो इसको कैमिलियो गोल्गी ने तो डिस्कवर किया था, जो कि एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। फिर होमग्राम बोलते हैं, जिन्होंने इनको इससे नाम दिया ट्रोपोफोपोन्जियम, पता नहीं कैसा नाम है, वो उनको ही पसंद आया होगा। ये साइंटिस्ट का नाम लिख देती हूँ पहले, हॉलग्राम, जिन्होंने डिस्कवर किया था इसका नाम, यानी कि गोल्गी बॉडी का नाम वो था ट्रोफोस्पोन्जियम। ये पेन को क्या हो रहा है यार, नखरे कर रही है। होल्मग्राम ने
गोल्गी बॉडी को ये नाम दिया था ट्रोफोस्पोन्जियम। पता नहीं ये इनको कहाँ से ऐसा नज़र आ रहा था, यानी कि ये फोल्डिंग है तो इसको प्रेस करेंगे शायद ये ऐसा नज़र आएगा, इनको नज़र आ गया होगा कि ये ट्रोफोस्पोन्जियम है। फिर एक और साइंटिस्ट ने, बेकर साइंटिस्ट ने इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोला था एंड बेकर्स बॉडी भी बोला था, और फिर डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोला था। अब इतने सारे नाम दे दिए भाई साहब इस साइंटिस्ट ने। क्या क्या नाम दिए? लिपोकॉन्ड्रिया दिया, देखिए लिपोकॉन्ड्रिया बेकर साइंटिस्ट ने दिया भाई। लिखो नहीं, सॉरी, लिपोकॉन्ड्रिया। फिर बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी। देन एक और नाम दिया इन्होंने, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी दिया। अब एक ही इतने नाम काफ़ी नहीं थे कि इतना सारा दे दिया। अब लिपोकॉन्ड्रिया इन्होंने क्यों दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट डाउन बिलो करो। एंड बेकर इनका नाम है तो जाहिर सी बात है कि ये बेकर बॉडी नाम दे देंगे अपना। अब ये डाल्टन कॉम्प्लेक्स इन्होंने क्यों दिया, कमेंट बिलो। ये आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन को आंसर करोगे। नेक्स्ट आते हैं कि गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स आपको एब्सेंट मिलेंगे प्रोकैरियोट में, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में, मैच्योर सिव ट्यूब सेल्स में, मैच्योर स्पर्म में यानी कि एक्रोसोम, एंड मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में। इन थिंग्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। वंस अगेन आई रिपीट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर एब्सेंट in particular things which is prokaryotics living beings. Prokaryotics, sperm of bryophytes, pteridophytes, mature sieve tube cells, mature sperms and mature mammalian RBC. इस सब चीज़ में गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है साइज एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिकल स्टेट ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को एक और नाम देते हैं जिसको आइडियोसोम भी बोलते हैं। अब ये पता नहीं कितना आइडियल है कि इसको इतने नाम दे दिए गए हैं, और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया था डाल्टन ने एंड फ्लेक्सिस ने। तो यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि डाल्टन इसका नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि इसको स्टडी किया था डाल्टन ने, इस वजह से इसको डाल्टन नाम दिया गया था। अब ये एक तो मैंने आंसर कर ही दिया, फर्स्ट वन आप ही आंसर करो कि लिपोकॉन्ड्रिया इसको क्यों बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को लिपोकॉन्ड्रिया क्यों बोलते हैं, ये आप ही आंसर करो। ओके, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल से घिरा हुआ होता है। घिरा नहीं,